नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में एक बार फिर पुलिस की साख पर हमला हुआ है। चंडीगढ़ में देर रात 3 युवकों ने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल से मारपीट की है। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल सेक्टर 8 प्रेस पॉइंट पर तैनात था। आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में चंडीगढ़ में पुलिस कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ युवक एक पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर रहे थे। और अब फिर दूसरा मामला सामने आया कि जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से मारपीट की गई है। चंडीगढ़ में एक बार फिर पुलिस की साख पर हमला किया गया है। चंडीगढ़ में देर रात 3 युवकों ने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल से मारपीट की। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल सेक्टर 8 प्रेस पॉइंट पर तैनात था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ में दूसरा वाकया सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से मारपीट हुई है। इससे कुछ दिन पहले भी हाल ही में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से मारपीट की गई थी और अब दूसरी बार भी एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से मारपीट की गई है। और इससे पहले पुलिस कांस्टेबल से मारपीट का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। मैं यहाँ प्रेस लाइटों पर ड्यूटी है मेरी, यहाँ से ड्यूटी ऑफ कर आ रहा था मैं। तो रास्ते में हुल्लड़बाजी करते आ रहे थे, पीछे और को भी गालियाँ गुलियाँ निकाली इन्होंने। इधर आकर मेरे आगे लगे थे मारने बीच में। तो मैंने कहा मैं भाई क्या कर रहे हो? तो यहाँ उतर कर मेरे ये मारना शुरू कर दिया इन्होंने। कितने लड़के थे ये 3 लड़के थे। उसका भाग गए? हाँ, तीनों भाग गए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, चंडीगढ़ में एक बार फिर पुलिस की साख पर हमला हुआ है और देर रात एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ युवकों ने मारपीट की है। तो इस मामले में क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल दीपिका, अगर हम वाली चल हम दोबारा मनोज राठी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में एक बार फिर पुलिस की साख पर हमला हुआ है। चंडीगढ़ में देर रात 3 युवकों ने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल से मारपीट की और बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सेक्टर 8 प्रेस पॉइंट पर तैनात थे। आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में चंडीगढ़ में पुलिस कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो भी सामने आया था। और एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से देर रात 3 युवकों ने चंडीगढ़ में मारपीट की। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में देर रात 3 युवकों ने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से मारपीट की और पुलिस कांस्टेबल सेक्टर 8 प्रेस पॉइंट पर तैनात था। करनाल के सेक्टर 12 में भाजपा सरकार की जन कल्याण पर्व रैली शुरू हो गई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अमित शाह वो रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे। मंत्री कविता जैन व राव नरवीर सिंह समेत हरियाणा भर से कई विधायक इस रैली में भाग लेने पहुंचे हैं। वहीं रैली को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करनाल के सेक्टर 12 में भाजपा सरकार की जन कल्याण पर्व रैली शुरू हो गई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रैली स्थल पर पहुंचेंगे और इस रैली में भाग लेने मंत्री कविता जैन व राव नरवीर सिंह समेत हरियाणा भर से कई विधायक पहुंचे हैं।
वहीं आपको बता दें कि रैली को लेकर रैली स्थल के आसपास पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी घटना ना होने पाए। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और सुरक्षा के पुलिस द्वारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, कि कड़े इंतजाम किए गए हैं। करनाल के सेक्टर 12 में आज भाजपा की महारैली है। जन कल्याण पर्व रैली जो है भाजपा की आज शुरू हो गई है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचेंगे। इस रैली में भाग लेने कविता जैन व राव नरवीर सिंह समेत हरियाणा भर से कई विधायक पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता कमल मिड्डा से। कमल, करनाल में आज भाजपा सरकार की जन कल्याण पर्व रैली है, तो उस मामले में क्या ताजा जानकारी है आपके पास? कमल, भाजपा सरकार की जन कल्याण पर्व रैली आज करनाल में है, तो इसको लेकर क्या ताजा जानकारी है आपके पास? बात करें तो रैली जो है करनाल के सेक्टर 12 में जो है आयोजित की जा रही है और बात करें तो रैली जो है शुरू हो चुकी है और प्रदेश के कई मंत्री व विधायक जो पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है रैली में पहुंचेंगे। उसके कुछ देर बाद जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो इस रैली को संबोधित करेंगे। कमल, रैली स्थल के आसपास सुरक्षा के, जैसे कि देखा जा रहा है कि बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो इस पर क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो रैली में सभी हरियाणा के तमाम वीवीआईपी पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए करनाल पुलिस ने सुरक्षा के काफी ही पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए हैं। अगर बात करें तो आसपास के जिलों से दर्जनों पुलिस बल जो है पर तैनात किया गया है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी चारों तरफ जो है रैली के आसपास लगाए गए हैं। वही मंच को भी जो है चारों तरफ से करनाल पुलिस और जो हरियाणा पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने जो है घेरा बना रखा है। क्योंकि मंच पर मुख्यमंत्री समेत जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, वो भी जो है मौजूद रहेंगे। दीपिका, कमल, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कब तक रैली स्थल पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, तो बात करें तो करीब आधे घंटे का समय बताया जा रहा है। आधे घंटे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है रैली स्थल पर पहुंच गए हैं और उन्हीं के कुछ ही देर बाद जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्य अतिथि हैं अमित शाह, वो भी जो है आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसको लेकर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता है उनमें काफी ही उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और जो शिक्षा मंत्री है वो पहुंच चुके हैं और कविता जैन जो सोनीपत से विधायक व मंत्री है वह भी जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जो है कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। जी कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो भाजपा की करनाल के सेक्टर 12 में भाजपा सरकार की जन कल्याण पर्व रैली शुरू हो गई है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अमित शाह रैली स्थल पर पहुंचेंगे और मंत्री कविता जैन व राव नरवीर सिंह समेत हरियाणा भर से कई विधायक रैली स्थल पर पहुंच गए हैं और रैली स्थल पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंबाला में सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का गुस्सा एक बार फिर खाकी पर फूटता दिखाई दिया। अनिल विज के जनता दरबार में अपनी नाबालिग लड़की को जबरन भगाकर ले जाने पर कार्यवाही ना होने की शिकायत लेकर पहुंचे एक आदमी की आंखों में आंसू देख विज ने थाना अध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई और पुलिस के आला अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाई। हाथ जोड़े ये पिता सूबे के कैबिनेट मंत्री को पुलिसिया कार्रवाई की दास्तां बयां कर रहा है कि कैसे सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस ने उनकी बेटी को अगवा करने वाले आरोपियों को पकड़कर भी छोड़ दिया। 17.5 साल की लड़की है, ये गई हुई है। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज है। लड़के का अभी तक कोई पता चला नहीं है। लड़का हम उसमें अमृतसर और गुरदासपुर तक उसकी पड़ताल कर रहे हैं। ये 3 दिन पहले ये पर्चा दर्ज हुआ था। अभी तक उसके बारे में लड़की और लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चला है। उसके बारे में उसकी तलाश में लगे हुए हैं, पार्टी लगी हुई है। मेरा लड़की का मामला है जी। क्या हुआ था? मेरी लड़की को उठा लिया जी, फिर घर से जी ज़बरदस्ती है जी। ये नछड़ौली मैंने पुलिस में भी दरख्वास्त दी है जी। पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं की? पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनाई नहीं किया जी। लड़का है जो नछड़ौली गांव का है जी। उसके पिता का नाम है मामचंद
लड़के का नाम है उसका जिसने लड़की उठाई है मेरी, रिंकू। तो पुलिस ने पकड़ा उन लोगों को? पुलिस ने कोई पकड़ा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कोई कार्रवाई नहीं की। रोज ये कह देती है। अब मैं जी मंत्री जी का सहारा लिया है जी, मंत्री के दरबार में आया जी। क्या आश्वासन दिया मंत्री? उन्होंने मेरी लड़की का आश्वासन दिया है जी, हम जरूर उसको बरामद करेंगे जी। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर भाजपा काफ़ी खुश है। सभी इस 1 साल को काफ़ी सफल भी मान रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पहली बार लोगों को ऐसा लगा है कि हमारे देश में कोई सरकार है और हमारे देश में प्रधानमंत्री है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि इस 1 साल में जो चोरी का दौर चल रहा था, कांग्रेस के राज में उस चोरी के सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। इस पर विज ने कहा कि हम विपक्ष के खिलाफ जितनी सख्ती से काम करना चाहिए था उनको लगता है कि नहीं किया गया, लेकिन किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। करनाल के इंद्री में कार्यरत पटवारी रोशन लाल ने अपने विभाग के अधिकारियों की मनमानियों से तंग आकर करनाल के गुरु नानकपुरा में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। पटवारी द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया गया है। पटवारी की आत्महत्या मामले को लेकर करनाल पुलिस ने आरोपी रामकुमार और डीलिंग हेड के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो डीलिंग एंड है वो उनको परेशान कर रहे थे, तो उन्हीं के बारे में एलिगेशंस हैं जी। तो क्या ऐसे आत्महत्या की इन्होंने अपना सुसाइड किया जी, हैंगिंग किया इन्होंने। तो क्या सुसाइड नोट में क्या जिम्मेवार ठहराया? सुसाइड नोट में रामकुमार कानू को इंद्री में है जो, और रामकुमार डीलिंग एंड है जो एसके ब्रांच में, उनको दोषी ठहराया गया जी। पुलिस ने क्या पर्चा दर्ज किया? पुलिस ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया है, दोनों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। मेरे फादर जी इंद्री काम करते थे, रोशनलाल पटवारी, तो उनका कई दिन से उनको तंग किया जाता, डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम थी, जिनका सुसाइड नोट भी लिखा है रामकुमार कानू जी, और डीलिंग एंड रामकुमार है करनाल से। रिश्वत ले रहे थे 20 लाख की, 50,000 रुपये पहले देने थे। पैसों के लिए तंग किया जा रहा था उसको, कहीं से ले आके दो पैसे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और सरकार जहां केंद्र में विराजमान हुए 1 साल का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस साल भर के काम को सिर्फ जनता को गुमराह करने और देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे में बिखराव पैदा करने की बात कर रही है। शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मोदी सरकार 1 साल के भीतर हर मोर्चे पर विफल रही है। मोदी सरकार के 1 साल का जश्न जहां भाजपा नेता और सरकार के मंत्री देश के हर कोने में मना रहे हैं, वहीं विपक्ष पार्टी के नेता केंद्र सरकार के साल को जनता से चुनावी वायदों को पूरा न कर पाने के आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय नेता और पूर्व राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार 1 साल में हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति की कोई दिशा और दशा नहीं है। मोदी साल का 1 साल मैं समझता हूं जनता के साथ धोखा देने का कार्यकाल रहा है। किसी भी आप व्यवस्था ले लें, आर्थिक, फॉरेन अफेयर्स या सामाजिक, तीनों जगह ये कार्यकाल इनका विफल रहा है। ऐसा कोई आर्थिक रूप से इन्होंने काम नहीं किया है जिससे ये कह सकें फलाना इंडस्ट्री हमने टर्न अराउंड कर दी। रियल एस्टेट, स्टील, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, सब में गिरावट आई है। सामाजिक तौर से भी मैं कह सकता हूं जो सबसे बड़ा डर था देश को कि बांटने की बात की जाएगी, लोगों को डराने धमकाने की बात की जाएगी, इनके सांसद, भाजपा के मंत्री ऐसे बात और ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने योजना आयोग की नीति आयोग बनाने पर कहा कि ना तो इसके अध्यक्ष का पता है और ना ही इसकी प्रदेशों को लेकर क्या योजना है, इसके बारे में किसी को पता है। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि पहाड़ी इलाकों को जो विशेष पैकेज का प्रावधान योजना आयोग में होता था, उसको लेकर भी कोई नीति इस नीति आयोग में स्पष्ट नहीं की गई। आज ऐसा मालूम होता है सब जो सिस्टम थे देश में उनको ध्वस्त कर दिया मोदी सरकार ने, सब पावर अपने पास रख ली है और आज कोई जानता नहीं कि नीति आयोग जो बना है प्लानिंग कमीशन को तोड़ के, इसकी योजना क्या है, इनके अध्यक्ष के विचार क्या हैं, इनके प्लानिंग क्या है देश के लिए।
तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि देश के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के समय सीबीआई पूरी तरह स्वतंत्र थी, तभी तो इतने घोटाले का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सीबीआई का इस्तेमाल अपने चाहने वालों को बचाने में कर रही है। अब तो ऐसा मालूम हो रहा तोता दो पिंजरों के अंदर बंद है, क्योंकि सीबीआई ने इतने बड़े बड़े यूपीए के कार्यकाल में घोटालों का और कार्रवाई की है सीबीआई ने, और आज की तारीख में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको 6 महीने के अंदर ही सीबीआई ने घुटने टेक दिए और क्लीन चिट दे दी उन मामलों में जो एक टाइम पे सख्त कार्रवाई सीबीआई कर रही थी। जतिन प्रसाद ने आरोप लगाया कि मोदी ने विदेशों में देश के स्थान पर अपने आप को आगे रखा है। उन्होंने कहा कि अभी तक विदेशों से एक भी पैसा देश में नहीं आया। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की कांग्रेस ने निंदा की है। पूर्व सांसद व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल ने निंदा करते हुए कहा कि नई सरकार के आने के बाद से ही आतंकियों के हौसले बढ़े हैं और कश्मीर में हुए आतंकी हमले उनका उदाहरण हैं। मीम अफजल ने कहा कि सीमा पर सीज़फायर उल्लंघन की घटनाओं में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी जिम्मेवार नई सरकार है। जम्मू के विकास के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। हमेशा उसने जम्मू के विकास का पूरा ख्याल रखा है। जहां कश्मीर में विकास होना चाहिए वहीं जम्मू में भी होना चाहिए। मिलिटेंट अटैक्स बराबर होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं, और नई सरकार में जिस तरह के हौसले कुछ मिलिटेंट्स के बढ़ गए हैं उसका भी ये नतीजा हो सकता है। और एलओसी पर 746 वायलेशंस हो चुके हैं अब तक, जो पिछले शायद 70 के बाद अब तक कभी किसी एक साल में इतना बड़ा वायलेशन नहीं हुआ है। वहीं मोदी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के चलते जम्मू के युवाओं का क्या कहना है और आगे उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, आइए आपको सुनाते हैं। आज 1 साल पूरा हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार को भारत में। काफ़ी सारे सपने दिखाए नरेंद्र मोदी ने और उन सपनों को साकार भी किया। हमारे साथ कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको हम इस टाइम बात करेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स ने इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ के नरेंद्र मोदी को वोट दिया। आइए हम उनसे पूछते हैं जो सपने नरेंद्र मोदी ने दिखाए क्या वो सपने साकार भी हुए या सिर्फ वो सपने ही थे। आपका नाम? आरुषि सबरवाल। आरुषि, आपको क्या कहना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को 1 साल होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या वो 1 साल में खरे उतर पाए हैं? Well, being a youngster, I strongly feel that there is no such politician in India who is as hardworking as Mr. Modi ji is. However, the scenario of our country is quite different because the people, they don't want to change. जैसे आपने लास्ट टाइम देखा कि स्वच्छता अभियान जो है लॉन्च हुआ था, लेकिन कोई भी एक ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो पूरी तरह उसको फॉलो करता है। तो यही रीज़न है कि हमारा जो देश है बहुत बैकवर्ड्स होते जा रहा है। इसको फॉरवर्ड करने के लिए तभी चेंज हो सकता है जब हम सिटीजन्स कुछ इनिशिएटिव लेंगे। हाउएवर आई फील लाइक मोदी जी इज़ डूइंग 100% ऑफ हिज, बट जब तक लोग चेंज नहीं होंगे देश चेंज नहीं होएगा। आपका क्या कहना है, जो सपने दिखाए मोदी जी ने क्या वो साकार भी हुए हैं? अभी तक तो साल हो गया है, बट अभी तक हमें ऐसा कोई रिजल्ट वी हैव नॉट गॉट एनी रिजल्ट। लेट्स सी, इट्स जस्ट 1 ईयर, अभी 4 इयर्स और है। वी हैव अ होप इन हिम, बट लेट्स सी। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ रॉक सॉलिड कुछ दिखा नहीं है। लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी आपका नाम? श्रेया। श्रेया, अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी, क्या आपको लगता है कि इस 1 साल में अच्छे दिन आए हैं? मुझे लगता है पहली गवर्नमेंट से तो काफ़ी बेटर गवर्नमेंट है ये। ऐसे नहीं हो रहा है कि सब अपने से जो करना चाहते हैं वो करते हैं। कोई रूल प्रॉपर एक लीडर हमें मिला है, बहुत सालों के बाद लीडर अच्छा है जो सबको बता रहे हैं कि ये करना है और वो ऊपर से खुद भी काम कर रहा है। तो आई थिंक अभी हमें और देखना चाहिए। 1 साल काफ़ी कम टाइम है गवर्नमेंट्स के लिए, और जैसे उन्होंने गुजरात को किए, मे बी इंडिया भी वैसे डेवलप होगा। जी, आपका नाम? मानवी। मानवी, आप एक महिला हैं, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा था, बेटी बचाओ अभियान शुरू किया, तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छे दिन आए हैं? टॉकिंग ऑन दैट टर्म, मैं अभी भी रात के 11 बजे अकेले सड़क पे नहीं चल सकती, बट गिवन दैट 1 ही साल हुआ है, गिवन मेनी पॉलिसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, आई होप मोदी डज दिस। एंड आई हैव बीन इन अहमदाबाद एंड आई यूज्ड टू गो होम एट 12 इन ऑटो। अगर अहमदाबाद में हो सकते हैं तो जम्मू में भी सून। आई होप इट कम्स। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम अच्छे दिन देख सकते हैं? आई होप एंड आई विश। आई कांट टेल, आई कांट प्रेडिक्ट, बट उम्मीद बहुत है। साफ जाहिर है कि ये वो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने इस बार बढ़ चढ़ के नरेंद्र मोदी को वोट दिए, और अब इनका यही कहना है कि अभी तो सिर्फ 1 साल ही हुआ है, आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो सपने नरेंद्र मोदी ने हमें दिखाए थे वो सपने ज़रूर साकार होंगे। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज़, जम्मू से।
पूरा देश गर्मी और लू की चपेट में है। उत्तर भारत के मैदानी इलाके हो या पहाड़, हर जगह लोग गर्मी से परेशान है। इस मौसम में लोगों को राहत देने वाले पहाड़ भी तप रहे हैं। कई हिल स्टेशनों पर तापमान सामान्य से अधिक है। सूर्यदेव का प्रकोप आम जनता पर पड़ना शुरू हो गया है। मौसम ने इस बार ऐसी करवट बदली है कि मई महीने के अंतिम दिनों में गर्मी ने सभी के पसीने छुड़ा दिए हैं। सूर्यदेव की कृपा से इस बार पारा भी 40 से 43 डिग्री के बीच झूल रहा है, जिससे सभी का जीना दुश्वार हो गया है। पंजाब के अमृतसर में गर्मी से बचने के लिए लोग बर्फ के गोले, शिकंजवी, दही और लस्सी पी रहे हैं, ताकि गर्मी के कारण उन्हें किसी प्रकार की बीमारी ना हो सके। पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत इस समय गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। आलम यह है कि सुबह सवेरे 7 बजे के करीब सूर्यदेव गर्म होकर तपने लगते हैं और उनकी तपिश के कारण सुबह 7 बजे से ही पारा 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे ये निरंतर बढ़ता ही जाता है और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच झूलता दिखता है। इस दौरान कामकाज करने वाले या किसी काम से घरों से बाहर रहने वाले लोगों, स्कूली छात्र छात्राओं और अन्य लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। उत्तर भारत इस समय गर्मी से बुरी तरह त्रस्त है। अधिकतर बड़े शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पारा 43.5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में सैलानियों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शिमला, धर्मशाला, जोशीमठ आदि में तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया है। वहां पर पारा आमतौर पर इस समय रहने वाले तापमान से कुछ ज्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा 48 डिग्री ਟੈਂਪਰੇਚਰ जा रहा है जिस हिसाब ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾੜ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਏ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਚਾਵ ਤੇ ਬਸ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਜੂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਠੰਡੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਰਕੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। उत्तर भारत इस समय गर्मी से बुरी तरह त्रस्त है और लू और गर्मी का कहर भी जारी है। ऐसे में लोगों ने घरों से बाहर ना निकलना ही पसंद किया हुआ है और लोग इस गर्मी से राहत पाने के लिए अलग अलग तरीके भी अपना रहे हैं। अमृतसर से राजन गुसाई के लिए हलीम कौर, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।